हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 822 BZ सेट नंबर 5 2025 का ये सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 4 सेट कर लिया है जिसमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 20 प्रश्न, पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्णनात्मक प्रश्नों पर चलते हैं। भाई इस बात को ध्यान रखिए कि अगर इसके पहले अगर आपने 4 सेट अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। उसको देखने से आपका जो चीज़ें हैं, कैसे सॉल्व होता है, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या दिया है, देखिए ध्यान से कि 96 और 404 का जो HCF है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर जो है 1 है, ध्यान रखेंगे कि ये है बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न है। संख्याओं 96 और 404 का जो HCF है वो उनके जो है 4 है। तो कह रहा है कि 96 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लस गुणे मस, है ना। LCM गुणे HCF होता है, जहां पर HCF जो है 4 दे रखा है, पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या 404 है। अब क्या करेंगे, 4 को इस तरफ भेजेंगे तो 96 गुणे 404 यहाँ पर पहले से ही है। 96 4 जो है इस तरफ गुणा में है, बराबर किस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, LCM मतलब लस है। ठीक है, अब इसको 4 से 404 काट दीजिए तो बचेगा 101। अब ये क्या हो जाएगा, 96 96, ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो देखिए 96 96 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, और यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा पहले का। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 2 5 जो बिंदु है उसके मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी, देखिए जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो आपको एक बिंदु दे रखा होगा, 2 और 5 दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, 2 का स्क्वायर करिए और 5 का स्क्वायर करिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 4, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, कितना आ गया, 29। ये जो 29 आया है, बस आंख बंद करके इस पे अंडर रूट लगा दीजिए, यही मूल बिंदु से दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि √2 + tan 45 अंश का मान। देखिए √2 + tan 45 अंश का मान आपसे पूछा है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। √2 + 1, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा तीसरे का। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे ये तो फार्मूला ही होता है, इसका मान 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि समीकरण 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 है। कह रहा है कि x का मान जो है 1 है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x का जो मान है वो 1 दे रखा है, तो y का मान, तो x जहां पर भी है वहां पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जैसे ये है 2 गुणे क्या हो जाएगा, 1 + 3y बराबर में 11 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3y बराबर में क्या हो गया, 11 हो गया। तो 3y बराबर क्या हो गया, 11 - 2, क्योंकि 2 इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। 3y बराबर क्या हो गया, 9। 3 से इसको काट देंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो y का मान 3 आ गया, तो कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे कि यह है ऑप्शन नंबर बी में। प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, AP 21 18 15 क्या दिया रखा है, समांतर श्रेणी 21 18 है और 15 है, ये दे रखा है। तो वह पद जिसका मान -81 है, मान लेते हैं कि वह पद जो जिसका मान -81, मान लेते nवां पद, मतलब ये जो Tnवां पद है, यही nवां पद जो है वो -81 है। तो Tn बराबर क्या दे रखा है, -81 दे रखा है। तो देखिए Tn बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू में d होता है। Tn का मान क्या है, -81 बराबर में a का मान कितना है, 21 है, प्लस n का मान कितना है आपको पता नहीं, यही तो मान पता करना है। d कितना है, 15 में से 18 घटाएंगे -3, 18 में से 21 घटाएंगे -3, मतलब जो d का मान है वो कितना है, -3। ये भी रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो -81 इस तरफ है, -81 रहने दीजिए, यहाँ पे 21 और -3 का गुणा प्लस जो है प्लस n में करेंगे तो -3n हो जाएगा। -3 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 हो जाएगा। 21 3 24 हो जाएगा। देखिए प्रश्न में आप जब परीक्षा में सॉल्व करेंगे तो आप कोशिश करिए कि कितना कम से कम स्टेप लेना पड़े, है ना। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए स्टेप ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको स्टेप कम लेना है। जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का सिर्फ आपको आंसर टिक करके OMR शीट में फिल कर दीजिए। तो यहाँ देखिए
24 को भी इस तरफ भेजेंगे तो -81 -24 बराबर में -3 इस तरफ बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105 यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि 8 4 1 5 हो जाएगा, 2 8 2 10 हो जाएगा। बराबर में क्या है -3 है। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 81 बड़ा है, माइनस का चिन्ह लगा है इसलिए यहाँ पर भी माइनस चिन्ह, माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 से इसको काटिए, 3 3 9 3 5 15 हो जाएगा, 35 आ जाएगा। तो n का मान 35 आया है, मतलब वो 35वां पद है जो -81 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, छठवें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है एक थैले में 2 नीली हैं, 3 सफेद और 4 लाल। क्या क्या है, 2 नीली गेंद है, 2 नीली गेंद है और 3 सफेद गेंद है और 4 जो है वो लाल गेंद है। ऐसे मैंने लिख दिया है, नीली सफेद और लाल, NSL, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कह रहा है एक थैले में निकाली गई गेंद जो है लाल नहीं होने की प्रायिकता। देखिए पहले जब भी आपसे प्रायिकता पूछे ना, जो जो अंक दे रखा रहे उसको जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है 4 3 7 2 9, तो आप पहले बटे करके नीचे लिख लीजिए। अब आपसे जो पूछ रहा है, कह रहा है लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो देखिए लाल होने की प्रायिकता तो 4 हो जाएगी, लेकिन लाल नहीं होने की प्रायिकता 3 और 2 5 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे 5, क्योंकि लाल नहीं है वो या तो नीला है या तो सफेद है, इसलिए 5 हो जाएगी। तो 5/9 कौन सा ऑप्शन में है, तो कहेंगे 5/9 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता 1 होती है, ये याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में DE समांतर BC है। देखिए एक चित्र बना रखा है, मैं यहाँ पे आपको चित्र बना के समझा देता हूँ, है ना, हालांकि आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा है। तो यहाँ पर ये A दे रखा है, यहाँ पर ये B दे रखा है, ये C है, एक यहाँ पर समांतर रेखा है BC के, वो है D और ये E। यहाँ पर इन सब का मान भी दे रखा है, ये कह रहा है ये 3 है, ये 6 है और ये 2 है और ये क्या है 4 है, ये मान दे रखा है। आपसे पूछा है कि DE/BC, कैसे पूछा है, DE/BC। देखिए आप ये ध्यान रखिए कि ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे दोनों के दोनों। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि अगर आप ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, इस छोटा वाला त्रिभुज, तो कहेंगे कि AD का मान 3 है, AE का मान 2 है, लेकिन DE का मान कितना है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि DE का मान पता करना है x। उसी तरीके से अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज लें, अब ध्यान से देखिए, अगर बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं तो 3 और 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 9 हो जाएगा बड़ा वाला लाइन के लिए, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे अगर बड़ा वाला लाइन ले बड़े वाले त्रिभुज में, तो AE और EC जोड़ना पड़ेगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की भी जो दूरी होगी ये दोनों के योग के अनुपात के बराबर होगा। अब यहाँ पर लेकिन ये वाली लाइन जो होगी इन्हीं के अनुपात के बराबर होगा। तो चाहे अब ये वाली लाइन लीजिए, चाहे अब ये वाली, अगर हम इससे लेते हैं ये बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये AD बटे में AB के बराबर होगा। उसी तरीके से ये बराबर होगा AE बटे में AC, AE बटे में AC। अब चाहे इसका मान रख के इसका मान निकालिए, चाहे इसका, चलिए पहले इसका रख लेते हैं। 3 बटे में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 बटे में 9 हो जाएगा, 3 कम 3 3 3 9, 1/3 यही आंसर आएगा। इसका मान रखने की जरूरत नहीं है, रखेंगे तो भी 1/3 ही आएगा। तो 1/3 है ऑप्शन नंबर ए, 9वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। कह रहा है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। देखिए एक प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त हो गई, यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई बताई जा रही है, यहाँ पर एक बिंदु Q है, इससे स्पर्श रेखा की जो लंबाई हो 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये 24 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 है, यहाँ पर केंद्र है, तो ये जो Q है इसकी जो केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये यहां से यहां तक, यही तो त्रिज्या होगी जो कि ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। जब भी स्पर्श रेखा जो है केंद्र से मिलता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस हिसाब से यह आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए कर्ण हो गया, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आधार कितना है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में लंब स्क्वायर, लंब यही त्रिज्या है तो त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 25 24 का स्क्वायर किस तरफ भेज दिया, बचा यहाँ पे क्या है R स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा। अब
25 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 576 कितना किसका होता है, 24 का होता है, बराबर में आर स्क्वायर। इसको घटाइए, 15 में से 6 गया कितना आएगा, 9। यहाँ पे एक बचा और इससे एक उधार ले लेगा, तो 11 में 7 गया 4, बराबर में आर स्क्वायर। ये स्क्वायर इस तरफ भेज दीजिए तो √49 हो जाएगा आर के बराबर, जो कि आर का मान 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10वें का। क्या ए सही हो जाएगा, जिसमें आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देख रहा कह रहा है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 30 डिग्री है, तो संगत चाप की माप क्या होगी। देखिए संगत चाप क्या होता है प्रश्न नंबर 11 में, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री, 360 नीचे है, गुणे 2। पाई का मान कितना है, पाई का मान रखना नहीं है क्योंकि पाई में ही सभी आंसर दे रखा है, तो पाई को यहीं रख देते हैं। अच्छा, त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 रख देते हैं। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये 12 बार जाएगा। फिर 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 2 से ये कट जाएगा, बचा क्या, पाई। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई सेंटीमीटर होगा, और ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई, एक ठोस बेलन की जो ऊंचाई है, ये हमने बेलन मान रखा है, बना रखा। इस बेलन की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके सिर पर रखा हुआ है। यहाँ पे ना एक अर्धगोला इस तरीके से इसके ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या ही हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए बेलन यहाँ से यहाँ तक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, प्लस में ये जो यहाँ पे अर्धगोला रखा गया, अभी को यहाँ पे ये जो अर्धगोला रखा गया, ये अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको इन दोनों को जोड़ना है। अच्छा, मान जो है वो पाई में दे रखा है, इसलिए पाई का जो है मान नहीं रखना है। देखिए 2 पाई और यहाँ पे पाई, ठीक है। देखिए दोनों का त्रिज्या समान ही होगा, चाहे इसका त्रिज्या हो या इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान रखिए पहले 2 गुणे पाई का मान रखना नहीं है, आर का मान 3 दे रखा है, एच का मान कितना है 5 है, प्लस 3 गुणे पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर का मान कितना दे रखा है 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, मान रखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 30 पाई प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, क्या हो जाएगा 27 पाई। तो 30 पाई और 27 पाई जोड़ेंगे तो 57 पाई आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह ऑप्शन है डी, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर रेखा का त्रिज्या के साथ बना कोण, एक स्पर्श रेखा बना गया है इस तरीके से। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से इस पर जो मिलाया गया रेखा है वो कितने अंश का कोण बनाता है। हमेशा याद रखिएगा, स्पर्श बिंदु पर केंद्र बिंदु से अगर मिलाया गया रेखा होता है तो वो हमेशा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने अंश का बनाता है, 90 डिग्री का। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए का मान बताइए। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। और यहीं पर आपको ये पता होना चाहिए कि ए सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए, और एक कोसेक स्क्वायर बराबर हो 1 बटे में साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब अगर इसको हम 1 बटे साइन स्क्वायर ए को इसके बगल में भेजें तो ये गुणा होगा और ये उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या, ये जो ऊपर लिखा हुआ 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुणे, ये उल्टा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन बचा क्या, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए का 1 में गुणा कर दिया साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का 1 में गुणा कर दिया कॉस स्क्वायर ए, जो कि बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए के। तो tan स्क्वायर ए मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 14 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप
60 अंश को अंतरित करता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। पाई का मान रखना है कि नहीं, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में बिल्कुल पाई का मान रखना है क्योंकि पाई दे नहीं रखा है। तो यहाँ पर ये पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान 7 का स्क्वायर है, क्योंकि त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा और ये 60 से 6 आ जाएगा। अब ये देखिए ऊपर ये 2 से कटेगा 3 हो जाएगा, 2 11 हो जाएगा, बचा क्या 11 से 77 और नीचे बचा 3, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, है ना। ऐसे कई कमेंट्स भी आते भी हैं, पिछले कई जो 4 सेट 5 सेट हमने 4 सेट में पढ़ा है, कई कमेंट ऐसे आए हैं कि सर बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं। रीज़न ये है कि आपका ये जो पेपर है इसको जितना कम से कम समय में मैं सॉल्व आपको करा दूंगा, आपका रिवीजन उतने टाइम में हो जाएगा। आपको सॉल्व करने में अगर कोई परेशानी हो रही है, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, वो कमेंट में बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। और जो ऑप्शन वाले होते हैं, जो विकल्पी प्रश्न होते हैं, उनको आपको इसी तरीके से सॉल्व भी करना है, स्पीड में सॉल्व करना है। उसमें कोई अब यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे लिखें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अगर आप इतना लिखने जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर को मतलब है कि जो OMR शीट है 15 का ABCD इस तरीके से बना होगा। एग्जामिनर का मतलब है कि 15 में B जो है ब्लैक किया हुआ होना चाहिए, बस। कैसे हो गया, कहां से आ गया, इससे एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये आपने कैसे किया है, एग्जामिनर ये नहीं देखेगा, ये देखेगा कि आपने बी वाला काला किया है कि नहीं किया है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने मन में सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये बराबर दे रखा है 452 सही 4/7। तो इसका जब हम गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3168/7। 4 है, पाई का मान रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि ऑप्शन में पाई नहीं दे रखा है। तो 22/7। आर का मान आपको पता नहीं है, वही त्रिज्या ही ज्ञात करना है। तो अब यहां पर देखिए जो है इसको सॉल्व करिए, आर स्क्वायर रहने दीजिए। यहाँ पे क्या है 3168/7। देखिए इस 7 से ये 7 कट गया, और ये जो है 11 दूनी 22 हो जाएगा। ऐसे 11 से काटिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा। एक काम करिए, पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और इसे फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 × 16, 2 चौका 8, ये हो गया। अब आप चाहे तो इसको 4 से काट दीजिए, चाहे 11 से ही काट दीजिए। 11 से काटिए, 11 एकम 11 हो जाएगा, और ये बचा 4, फिर 11 से 44 हो जाएगा, 144 आ गया। और यहाँ पे क्या है 4 है, 4 से डायरेक्ट इसको काटिए तो कितने 4 × 3 12 हो जाएगा, और 4 × 6 24 हो जाएगा 36। आर का स्क्वायर कितना आ गया 36 आ गया। आर बराबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो √36 बनेगा। √36 का मान क्या होता है 6 होता है। 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करना है, कैलकुलेशन भी जल्दी से करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल। तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा पूछा है, शून्यकों का गुणनफल होता है C/A। तो ax² प्लस bx प्लस c का मान -1, a का मान 4, यही रख दीजिए। c का मान -1, a का मान कितना है 4 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 17 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या दे रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0। क्या दे रखा है 3x² माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर में 0 दे रखा है। कह रहा है विविक्त कर क्या होगा। देखिए विविक्त कर के लिए आपको पता होना चाहिए b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है ना। लेकिन ये तब मान बराबर होने पे, तो विविक्त कर का मतलब d बराबर आपको b² माइनस 4ac, मतलब b² माइनस 4ac का मान ही निकालना है। यहाँ पे देखिए ये ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा। c का मान 4/3, a का मान 3, और b का जो मान है वो है -4।
तो यहाँ पे रखेंगे b का मान क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 गुणे a का मान कितना है 3 है, और c का जो मान है वो कितना है 4/3 है। 3 से आप 3 काट दीजिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पर भी 16 -16 हो जाएगा, कितना आ गया 0। डी का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 0 आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है, इसको देखिए। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य निकालना है। तो आपको पता है कि जो माध्य होता है, देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से बॉक्स बना होगा, तो आपको पहले बॉक्स सीधा नहीं बनाना है। एग्जाम में आपको बॉक्स सीधा बनाकर इसलिए कर नहीं करना है, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। जब आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका समय बचेगा, बॉक्स उसको बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पहली बात तो एक चीज जानते रहिए कि होता यह है कि माध्य आपसे कहा है, तो माध्य का मतलब क्या होता है ये जानते रहिए कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, यही होता है। अगर ये सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है तो हमको ये पता तो होना चाहिए, तो हमको एक्स आई कहाँ से मिलेगा, इन दोनों को जोड़कर 0 और 4 को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। दूसरी बात 4 और 8 को जोड़ना है, 12 आ गया, 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 6। सब में गैप कितने का है, 4 का, 8 से 4, 4 का, 8 से 12, 4 का, 12 से 16, 4 4 का गैप है, तो इस 2 जोड़ते जाइए। 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर सॉरी ये हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे ना 10 हो जाएगा, फिर ये 10 4 14 हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा। ये आपका आ गया एक्स आई। दिमाग में रखिए जो हमने सर्कल में बनाया है वो हमने एक्स आई बनाया है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि माध्य निकालना है एक्स आई का एफ आई तो आपका यही बारता है, तो एफ आई है बस। अब सिग्मा एफ आई मतलब इसका गुणा करना है, 2 और 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 6 और 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36, 6 और 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 60, और 14 और 5 का गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, 18 और 4 का गुणा करेंगे 72 हो जाएगा। अगर आपने इतना कर दिया तो अब आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई, यही तो आपने एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। सिग्मा का मतलब इन सबका जोड़, इन सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 2 6 2 8 8 8 16 246 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 246। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना है, एक्स आई का मान कितना आ गया 246। एफ आई जोड़ना है 6 4 10 और 10 10 20 पास 25 आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। अब यहां पर आपको एक चीज देखना, देखिए ऑप्शन में यहां पर आपको दिमाग लगाना है कि अब पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको भाग दें तो 25 9 225 होता है, 25 9 225 होता है। और ऑप्शन में देखिए कि 25 8 200 करेंगे तो 25 9 225। अब ऑप्शन में देखिए कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से शुरू है, 9.84, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग क्या होगा। माध्यिका वर्ग पूछा है, तो माध्यिका वर्ग जो होगा तो एक तरीका है जो मैंने आपको बताया है, जो सच में सबसे बीच में सबसे बड़ी संख्या हो उसी के ऊपर वाला जो होता है माध्यिका वर्ग होता है। लेकिन ये कभी कभी गलत हो जाता है। सबसे बड़ी नंबर अगर आपको यहाँ पे 12 दिख रहा है, 12 के ऊपर 40 50 आपने माध्यिका वर्ग निकाल दिया तो गलत हो गया। रीजन ये होता है कि आपको माध्यिका वर्ग निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकाला जाता है और वहां पर आपको देखना पड़ता है। जैसे यहां पर देखिए, अगर ध्यान से देखें संचयी बारंबारता के लिए कैसे करना है, ये 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखिए, फिर 6 में 8 जोड़िए कितना आएगा 14, 14 में 10 जोड़िए कितना आएगा 24, 24 आ गया, 24 में फिर 9 जोड़िए कितना आएगा 33, 33 में फिर 12 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45। ये जो 45 आता है इसमें आपको हमेशा 2 से भाग देना है। तो कहेंगे सर जब इसको भाग देंगे तो 22.5 आ जाएगा, 22.5। तो ये जो 22.5 आता है ना, इससे बड़ी संख्या 22.5 से जो बड़ी संख्या है इसमें देखिए, तो कहेंगे 22.5 से बड़ी संख्या क्या है 24 है, क्या है 24। तो इसी के सामने वाला जो होता है वही आपका माध्यिका वर्ग होता है, या माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग दोनों सेम होते हैं। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान होता है प्रश्नों को सॉल्व करना, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाएं तो ऐसे प्रश्न कभी भी आपके गलत नहीं होने पाएंगे। चलिए अब चलते हैं खंड ब में, जो वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड ब का जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का क, पहले प्रश्न का क्या है क है, ये ब्लू है, थोड़ा सा हो सकता है इसमें दिखाई ना दे तो इसलिए इसको चेंज कर देते हैं ब्लैक में। देखिए खंड
ब में जो पहला प्रश्न दे रखा है और उसका जो ए दे रखा है, ए बी, जो भी आपको ए बी सी डी या क ख ग घ जो भी दिखाई हो आपके बुक में होगा। यदि एक बिंदु 0,1 बिंदुओं 5,-3 और x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का यहाँ पे क्या मान होगा आपको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि एक बिंदु है 0,1। ये जो बिंदु है 0,1 हम मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है ये 0,1 है, लेकिन ये कह रहा है कि दो बिंदु है, एक है बिंदु 5,-3 और एक दूसरा बिंदु है कितना है ये x, 6। ये जो दोनों बिंदु हैं इन बिंदु से समान दूरी पर है, मतलब अगर एक बिंदु यहाँ पर है एक बिंदु यहाँ पर है, तो इससे जो ये दूरी है, ये दूरी, और इससे जो ये दूरी है ये 0,1 का है, तो ये दोनों ना समान है। ये कह रहा है ये दूरी दोनों समान है। ठीक है, अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा c हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी बराबर हो जाएगा बी सी के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, इतना बात क्लियर होगा। ठीक है, तो ये है ए से बीच की ए और सी की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता होना चाहिए कि ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर यही होता है तो यहां पर भी तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है, क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहां पर ये बराबर AC बराबर BC थी, ये A और C के बीच की दूरी हो गई बराबर ये B और C के बीच की दूरी हो गई। बात क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ पर आपको देखने की और समझने की समय है। यहाँ पर अगर इसको x1 y1 मान लेते हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा। तब यहाँ पर x1 का मान कितना है, 5 है, और इस पे हम लोग रखेंगे उस मान को। पहले हमको चाहिए x2 का मान, x2 का मान कितना है, 0 है, 0 माइनस x1 का मान कितना है, 5 है, 5 कर देते हैं इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 1 है, माइनस y1 का मान कितना है, माइनस में 3 है, और इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, बराबर कर देते हैं, अंडर रूट लगाते हैं। अब यहाँ पर फिर से x2 आ गया, x2 का मान तो 0 है, लेकिन यहाँ पर x1 अब इसको नहीं मानेंगे क्योंकि अब ये BC का है। तो इस कंडीशन में जब B और C के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा। इस बात को समझिएगा। तो ये x1 का मान कितना है, x है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान तो वही है, 1 है, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 6 है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ये बीच की दूरी निकलेगी, मैंने मान दिया, यहाँ से x का मान निकालना है। ये भी समझिए कि यहाँ पर ये अंडर रूट इस अंडर रूट से कट जाएगा। आप जब भी ऐसे प्रश्न निकालें तो आप ये अंडर रूट नहीं लगाएंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अंडर रूट से हमेशा कट जाता है, हट जाता है कंपेरिजन करने में। अब आपके पास बचा क्या, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 का होल स्क्वायर बराबर इधर 0 में से x गया माइनस x हो जाएगा, माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 में से गया माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 के होल स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन आप ऐसे मत करिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। एग्जामिनर को स्टेप पर नंबर देने के लिए मजबूर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर में माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को इस तरफ भेजिए तो कहेंगे कि 25 माइनस 25 प्लस 16 बराबर में x स्क्वायर, माइनस 25 से प्लस 25 कट जाएगा, 16 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर x स्क्वायर बराबर 16 है, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो कहेंगे कि अंडर रूट में 16 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका प्लस माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान प्लस माइनस 4 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर समझ लेते हैं प्रश्न नंबर 1 का बी। प्रश्न नंबर 1 का बी, देखिए ध्यान से पढ़िए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न को पढ़ते रहिए। प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं 3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये भी प्रश्न आसान है। देखिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो बिंदु दे रखी हैं, एक 3 बिंदु, एक रेखा है,
यहाँ पर ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इसको बिंदु एक मान लेते हैं, इसको बिंदु बी। एक बिंदु कहीं पर भी है, यहाँ पर मान लीजिए, कहीं पर भी मान लीजिए सी है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है जो पहला बिंदु है -3, 10 है, ये -3, 10 है, और जो दूसरा बिंदु है 6, -8 है, 6, -8, जो सी वाला बिंदु है -1, 6 है। ये बात है इस प्रश्न में। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये जो अनुपात होता है ना, ये m1 और इसको हम मानते हैं m2, ये अनुपात होता है। अब यहाँ पर ये x1, ये y1, ठीक है, इसे हम x, y मान लेते हैं, और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। इस हिसाब से मानना पड़ता है। अगर आपने पहले के 4 प्रश्न, 4 सेट सॉल्व किए हैं तो ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम करते क्या है, सी का ये जो -1, 6 दे रखा है, इसके हिसाब से आप अगर x का मान रखते हैं तो ये होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बटे में m1 प्लस m2, ये होता है इस x के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x। इसी तरीके से y के बराबर क्या होता है, तो कहेंगे m2 y1 प्लस m1 y2 बटे में m1 प्लस m2। तो आप दोनों के मान से निकाल सकते हैं। अब यहीं पर मान रखना है, देखिए x का मान कितना है, कहेंगे -1 है, बराबर m2 का मान कितना है हमको नहीं पता है, x1 का मान कितना है -3 है, प्लस m1 का मान कितना है हमको नहीं पता है, m1 रख देंगे। x2 का मान कितना है, x2 ढूंढ लीजिए कहाँ पर, ये है 6 है, पूरे 6 बटे में m1 प्लस m2 भी नहीं पता है। इस m1 प्लस m2 को इस तरफ भेज सकते हैं, भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, कहेंगे -m1 माइनस m2, क्योंकि जब आप ऐसे भेजेंगे m1 प्लस m2 को इस तरफ तो माइनस से लगा ही है, एक का गुणा हो जाएगा तो m1 प्लस m2 हो जाएगा बराबर, इधर -3m2 प्लस 6m1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको -m1 लिख सकते हैं, इसको -m2 लिख सकते हैं, बराबर में -3m2 प्लस 6m1 लिख सकते हैं। m1 को एक तरफ करिए, m2 को एक तरफ करिए, तो यहाँ पे m1 है, रहने दीजिए -m1। ये जो प्लस m1 है इसको भेजिए, -6m1 हो जाएगा, बराबर में -3m2 यहाँ पर है ही, -m2 किस तरफ भेजिए, प्लस m2 हो जाएगा। 6m1 में से 1m1 जोड़ेंगे तो -7m1 हो जाएगा, बराबर में 3m2 में से 1m2 घटा देंगे तो -2m2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, m1 यही रहने दीजिए, m2 को इस तरफ भेजिए, 7 को इस तरफ भेजिए, तो ये हो जाएगा m1 बटे में m2 बराबर 2 बटे में 7। तो जो रेशियो बनेगा m1 रेशियो m2, ये बनेगा 2:7 का। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अगर y से भी निकालेंगे तो y का मान 6 है, 6 रखकर यहाँ पर मान रखेंगे, ये y1 और ये y2 हो जाएगा बस। तो y से भी निकालेंगे तो भी रेशियो 2:7 ही आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले के सी की तरफ। चलिए अब बात करते हैं पहले का सी। यहाँ आप देखिए पहले का सी प्रश्न आपसे कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 माइनस tan a बटे में 1 माइनस कॉट a, इसका जो होल स्क्वायर है ये बराबर है tan स्क्वायर a के, ये बराबर है। ठीक है, इसको हमको ये प्रूव करना है, चाहे आप इसको सॉल्व करके इसको प्रूव करिए या इसको सॉल्व करके इसको प्रूव करिए। तो इसको तो आप राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड तो जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करके tan स्क्वायर a लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए और ध्यान से समझिए। मैंने आपसे कहा है कि जब भी आपको प्रूव करने के लिए प्रश्न मिले तो आपका एक काम होना चाहिए, वह काम ये होना चाहिए कि साइन और कॉस में सभी टर्म को चेंज कर दीजिए। अगर प्रूव करने के लिए आ रहा है तो वही काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो अब आप बताइए कि अगर ये प्रश्न ऐसे दे रखा है तो tan a बराबर क्या होता है, कहेंगे साइन a बटे में कॉस a। कॉट a बराबर क्या होता है, कॉस a बटे में साइन a, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पहले ऊपर 1 माइनस साइन a बटे में कॉस a, उसके बाद टोटल बटे में करेंगे तो 1 माइनस कॉस a बटे में साइन a कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे भी क्या कि tan a बराबर, इसलिए tan a बराबर साइन a बटे में कॉस a, और यहाँ पे लिखेंगे कॉट a बराबर कॉस a बटे में साइन a। एग्जाम में आपको एग्जामिनर को एकदम खुश कर देना है, एक एक स्टेप लिख के बताना है कि हमने एक स्टेप कैसे किया है। नंबर आपको एग्जामिनर खुश होकर दे देगा, पूरा का पूरा नंबर, एक आध स्टेप गलत भी रहेगा तो भी।
अब यहाँ पे देखिए लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ध्यान रखेंगे कि इसका ये होल स्क्वायर है। एक चाहे तो आप अलग अलग मत करिए, आप टोटल का ही स्क्वायर कर दीजिए। ये टोटल का क्या है, स्क्वायर है, ऐसे ये वाला। अब यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए बटे में क्या है, कॉस ए। ठीक है, टोटल के बटे करिए, फिर बटे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे ये साइन ए, फिर एलसीएम ले लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए बटे में क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या लेंगे, टोटल का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, अभी हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं। अब इसके बाद समझिए, ये देखिए ये दोनों एक में है, ये दोनों एक में है। इस दोनों को जब उठाकर इसके बराबर यहाँ पे गुणा में करेंगे ना, तो ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए नीचे चला आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अगला स्टेप पे चलते हैं। तो यही करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए बटे में क्या है, कॉस ए है, गुणा साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका हम लोग कर सकते हैं स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन ए माइनस कॉस ए है ना, सॉरी ये कॉस ए माइनस साइन ए है, ये साइन ए माइनस कॉस ए है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें या यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों एक ही करना है तो आप एक ही जगह लेंगे, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कॉमन माइनस लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए, इस तरफ आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा, बटे में ये क्या है, कॉस ए है, गुणा इधर साइन ए है और बटे में साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ही रहने दीजिए। एक बात ध्यान से समझिए, ये जो कॉस साइन ए माइनस कॉस ए है कट जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए से बचा क्या, माइनस साइन ए बटे में कॉस ए। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखें माइनस क्या बचा है, साइन ए बटे में कॉस ए। इसका टोटल का भी होल स्क्वायर है, रहने दीजिए होल स्क्वायर। साइन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर को ओपन कर देंगे और ये नीचे हो जाएगा कॉस। अच्छा एक काम करिए, अभी भी एक और तरीका है, अभी भी स्क्वायर बाहर मत करिए। साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है टेन ए। तो यहाँ पर माइनस रहने दीजिए, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब स्क्वायर को अंदर हटा दीजिए, इस सर्कल को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर डी। प्रश्न नंबर डी देखिए, कह रहा है कि बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो बॉक्स बना लीजिए अच्छे से। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक बॉक्स बना सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है। तो यहाँ पर आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा, वर्ग अंतराल, और इधर क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा, बारंबारता। ठीक है, ये दो आपने बॉक्स बना दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से करते हैं, 0 से 10 ये दिया है 40 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 तक दे रखा है। 7 9 19, 7 9 19 और ये 15 और कितना दे रखा है, 7। ये आपको दे रखा है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि माध्यिका बराबर होता क्या है। तो आप कहेंगे कि माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। ये होता है माध्यिका बराबर। तो आपको ये CF n/2 L H इसका मान तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले CF लिखा हुआ है, संचयी बारंबारता जिसे कहते हैं, संचयी बारंबारता CF इसको कहते हैं, ये F है। तो संचयी बारंबारता निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले 7 लिखा है, 7 लिखिए। इस 7 में इस 9 को जोड़िए, जो आए उसके सामने लिखिए। यही कार्यक्रम हमेशा करना पड़ेगा। 9 7 तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 16 हो जाएगा। फिर उसको आगे और जोड़ेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 16 19 35 हो जाएगा। 35 को 15 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 को 7 में जोड़ दीजिए, 57 हो जाएगा। ये जो 57 आता है ना, ये आता है n। ये क्या आता है, n आता है। लेकिन आपको निकालना क्या है, n/2। इसका मतलब अगर आपको n/2 निकालना है, n बराबर 57 दे रखा है, n/2 निकालना है, इसका मतलब 57/2 निकालना है।
इसको काटेंगे तो 28 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 5, 28.5 ये n/2 का मान आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है ये जो n/2 आता है, ये जो n/2 आता है, ये आप देखिए किनके बीच में है, तो आप कहेंगे 28.5 जो है वो 16 और 35 के बीच में है। तो जो छोटा वाला होता है वहीं आपका CF होता है, मतलब CF का मान कितना पता चला, 16। और जो बड़ा वाला होता है उसके जस्ट सामने जो मान दे रखा है ये 19, यही आपका ये 19 किस में है, F में है। तो F बराबर आपका कितना पता चला, 19। इसी के जस्ट सामने आइए तो यही आपका वर्ग अंतराल होता है, इसी को माध्यिका वर्ग कहते हैं। तो ये जो माध्यिका वर्ग है इसमें जो ये छोटा वाला होता है ये L होता है, ये U होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है। तो L का मान कितना आ गया, तो L का मान आपका आ गया 20 आ गया। इसके बाद देखिए इन दोनों का अंतर हमेशा जो रहता है वही आपका H होता है, तो 10 हो जाएगा। 20 में से 30 घटाइए या 30 में से 20 घटाइए, 10 आता है। चाहे माइनस में आए, चाहे जैसे अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं सर हम 20 में से 30 घटाएं तो क्या होगा, -10 आएगा। नहीं, आपको माइनस माइनस कुछ नहीं लेना है, आपको दिमाग में इतना रखना है कि प्लस में लेना है। 30 में से 20 घटाया जाता है, 10 आएगा, 10 आ गया, सबका मान आ गया है। मान रखिए और आंसर लाइए। माध्यिका हमको निकालना ही है। L का मान 20 आ गया है, प्लस n/2 का जो मान आया है वो 28.5 आ गया है, 28.5 माइनस CF का जो मान आया है, CF कहाँ गया, ये 16, तो ये हो जाएगा हमारा 16 बटे में F का मान कितना आ गया है, तो F का मान जो है वो 19 आ गया है। कितना आ गया है, 19। ठीक है, इंटू H का मान 10 आ गया है, मान हमने रख दिया। 20 प्लस 28.5 में से 16.0 को घटाएंगे, 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 0.5, 8 में से 6 गया 2, और ये 12.5 बटे में 19 गुणे में 10। देखिए ये जो दशमलव है इसको अगर हम हटा दें यहाँ से तो ये नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा और ये जीरो से कट जाएगा, बचा क्या, 20 प्लस 125 बटे में 19। एलसीएम अगर हम ले लें 19 को तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, 380 प्लस 125, और इसको जोड़ दीजिए तो 5 8 2 10 3 1 4 1 505 बटे में 19 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 26.57, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसको काटने के बाद। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर ई। देखिए आपको प्रश्न में सभी खंड करने हैं, इसलिए सभी प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर ई यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। प्रश्न नंबर ई कह रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, आप इसको सिद्ध कीजिए। देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप मानिए कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। ऐसा हमने क्यों माना है, ऐसा हमने इसलिए माना है कि जब हम ये प्रूव कर दें कि ये परिमेय है ही नहीं, अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, इसलिए हम लोग ऐसा मानेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है 3√2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कहता है कि जो भी परिमेय संख्या है वो p/q के बराबर होना चाहिए और p/q के रूप में होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब q का जो वैल्यू है वो 0 ना होने पाए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो 3 को हम लोग इस तरफ भेज सकते हैं, इस तरफ भेजेंगे तो नीचे में गुणा हो जाएगा q में, तो ये √2 बराबर में हो जाएगा p/3q, ये हो जाएगा। अभी भी तो ये p/q फॉर्म में है। अब चाहे 3/80 लिखिए तो भी p/q फॉर्म में है, चाहे 3 गुणे 80 लिखिए तो भी तो ये p/q फॉर्म में ही है। इससे क्या फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब ये है चाहे p/q लिखिए चाहे p/3q लिखिए, p/q फॉर्म में ही है, a/b फॉर्म में है। तो ऐसा है तो ये जो है ये तो परिमेय संख्या है जो, लेकिन √2 जो होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो अगर ऐसा है तो हमारा ये मानना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है यह गलत है, यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, यह विरोध कर रहा है क्या, कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए अपरिमेय के बराबर परिमेय हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यह हमारा मानना, आप लिखेंगे हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या यह हो रहा है। बस इतना सा लिखेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको ये छोटा सा लिखना है, आप लिखिए और पूरा का पूरा नंबर पा जाइए। अगला प्रश्न F जो है इसी में हो जाएगा, तो यहीं पे मैं कर दे रहा हूं F। कह रहा है कि 120 और 315 का एलसीएम निकालिए। 120 का पहले गुणनखंड कीजिए, तो करिए। 2 60 हो जाएगा, फिर 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से 5 हो जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 315 आ गया, 315 को ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3 0, 3 पचे 15, फिर 3 से करें, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 से 35, फिर 7 से एक बार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये प्रश्न नंबर F ही है। ठीक है, 120 के बराबर आपने क्या क्या गुणनखंड निकाला है? तो कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 315 के बराबर आपने क्या निकाला है? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो लस क्या होता है ना, पहले ये समझिए कि जो लस होता है, लस वो होता है जो मिल रहा है उसको लिखिए, जो नहीं मिल रहा है फिर उसको लिख दीजिए और सबका गुणा कर दीजिए, जो आंसर आए वही आपका आंसर हो जाएगा, लस हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, दोनों में तो 2 नहीं है, 1 2 नहीं है, लेकिन ये 3 यहाँ पर, 1 3 यहाँ पर, पहले जो नहीं मिल रहा था। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये नहीं मिल रहे थे, लेकिन ये 3 3 मिल रहा था, इसलिए एक ही 3 लिखेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 5 और 5 मिल रहा है, इसलिए एक 5 लिखेंगे। अब बचा क्या? एक 3 बचा, एक 7, इसको भी लिख लीजिए, 3 गुणे 7। इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 25 20, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने इतना जल्दी से गुणा कैसे कर लिया? अभी आपके सेट में आंसर दे रखा है, तो आप देख लीजिए। डायरेक्ट गुणा करने का मतलब है मैंने आपको समय, अब इतना तो मान के चल सकते हैं कि आपको गुणा करने आता होगा, है ना? इतना तो मान के चल ही सकते हैं। ठीक है, 25 20 2520 इसका आंसर आ जाएगा। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, जिसमें से लिखा हुआ है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करिए। लेकिन मैं आपको 6 के 6 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा, है ना? 6 के 6 प्रश्न आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, जो दिया है सभी प्रश्नों को सॉल्व कराना है और आप आराम से इन प्रश्नों को देखकर सॉल्व करना सीखिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुलक जो है निकालिए, मतलब निम्नलिखित सारणी से बहुलक निकालिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मैं इसको एक बॉक्स से बना देता हूँ। हालांकि बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ। आप एग्जाम में बॉक्स बना लीजिए जिससे आपको कठिनाई ना हो। पहला प्रश्न में ए है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका वर्ग अंतराल है। ठीक है, वर्ग अंतराल। और उसके बाद इसमें क्या दे रखा है? एक दे रखा है बारंबारता, बारंबारता दे रखा है। ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक दे रखा है। इधर देखा है 6 11 18, 6 11 18 और 21 और उसके बाद 15, ये दे रखा है। तो कह रहा है कि आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझिए, है ना? इसकी जरूरत नहीं है। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, कहेंगे कि बहुलक बराबर होता क्या है कि L प्लस F1 माइनस L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, है ना, इंटू H। ये होता है हमारा बहुलक का फॉर्मूला होता है। अब कहाँ से प्राप्त करेंगे इन सब जो है संकेतों को? देखिए, इसमें आइए और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पकड़ लीजिए। ये जो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 21, यही आपका क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। तो F1 के पहले क्या आता है? 0, तो ये ऊपर वाला F0 और ये क्या हो जाएगा? F1 के बाद क्या आता है? 2, ये F2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर ये आपने जो निकाल रखा है, तो कहेंगे H कहां से आएगा भाई? H सबका डिफरेंस देख लीजिए, तो H बराबर 10 दे रखा है। और क्या निकालना है? L क्या निकालना है? यहाँ पे देखिए जो F1 होता है उसके सामने आइए,
उसके सामने जो दे रखा है वही आपका एल होता है। यहाँ पे ये जो लोअर लिमिट दे रखा है यही आपका क्या हो जाएगा एल, मतलब एल का जो मान दे रखा है वो 30 दे रखा है, यही रख दीजिए। तो बोलो निकालना है एल का मान 30 है प्लस F1 का जो मान है, F1 का मान है वो 21 माइनस F0 का मान है वो 18 है बटे में 2 गुणे 21 माइनस F0 का मान कितना है 18 माइनस F2 का मान कितना है 15 और ब्रैकेट में इंटू एच का मान 10 है बराबर 30 प्लस 21 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3 हो जाएगा, ऊपर हो गया 3, नीचे 21 दूना 42 है ना, 42 माइनस ये जो 8 5 13 सॉरी हाँ 8 5 13 और जो है ये 1 1 2 1 3 33 इंटू 10। आगे बढ़ेंगे 30 प्लस 10 का गुणा 3 में कर दीजिए 30 बटे में 42 में से 33 जो है घटा दीजिए, तो 12 में से 3 जाएगा तो ये 9 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, बचा 9, इसको काट दीजिए 3 दहा में 10 3 त्रिक्का 9। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चा क्या 30 प्लस 10 बटे में 3 एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो ये 90 प्लस 10 बटे में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे में 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, अब आंसर जो है वो आ जाएगा आपका, इसको काटिए 3 त्रिक्का 9 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा 33.33, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरे का प्रश्न नंबर बी पर चलते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये हमारा बाह्य बिंदु है, यहाँ से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये इनकी जो लंबाइयाँ हैं ये दोनों बराबर हैं, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम मानते हैं केंद्र है, केंद्र से इसको मिला सकते हैं और यहाँ पर इसको इस बिंदु से मिला सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमको उपपत्ति चाहिए। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो त्रिभुज बन रहा है और ये जो त्रिभुज बन रहा है दोनों आपस में बराबर हैं या दोनों समरूप हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं। आपको ये भी पता है कि अगर कोई स्पर्श रेखा है और केंद्र से उस पर कोई रेखा खींची गई है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये तो त्रिज्या है ही, ये आर तो है ही, ये आर है ही, ये भी। अगर हम इस त्रिभुज को देखें और फिर इस त्रिभुज को देखें तो यहाँ पर ये वाली रेखा जो है इस रेखा के बराबर हो गई, दोनों त्रिभुज में एक रेखा बराबर हो गई, और ये दोनों रेखा तो कॉमन है ही, मतलब दोनों रेखा में ये भी त्रिभुज बराबर हो गई। अगर किसी त्रिभुज में दो रेखाएं बराबर हैं तो इसका मतलब उनके दोनों का एंगल भी बराबर है कि नहीं है। अब आप ये समझिए कि दोनों का अगर एंगल बराबर है तो यहाँ पर एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि ये अपने आप बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। दो त्रिभुज में, दो त्रिभुजों की मैं बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज एक ये लिया है एक ये लिया है, अगर ये लाइन इसके बराबर है ये लाइन इसके बराबर है तो जाहिर सी बात है तीसरी वाली अपने आप बराबर हो जाएगी। वही चीज़ हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इस बात को पहले समझ लीजिए, है ना। पहले तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग पी आर एस और इसको केंद्र को ओ मान लेते हैं। लिखने का तरीका क्या होगा, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे पता है, एक बार मैं फिर समझा दूं कैसे बराबर हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ये जो ओ आर एस त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज में आप देखिए ध्यान से कि ये वाला जो लाइन हमने उपपत्ति करके खींचा हुआ है इस त्रिभुज में है कि नहीं है, और इस त्रिभुज में ये लाइन है। अभी इस पे मत जाइए, इस त्रिभुज को फिर ऊपर वाले को देखिए पी आर ओ में, है ना। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, ये पी है, यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर ये जो लाइन है इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी ये लाइन है, इस वाले त्रिभुज में भी ये लाइन है, इस वाले त्रिभुज में ये लाइन है, इस वाले त्रिभुज में ये लाइन है, ये दोनों बराबर है। अगर दो त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हो गई, तीसरी अपने आप पी आर और पी एस अपने आप बराबर हो जाएगी। ठीक है, अपने आप क्या हो जाएगी बराबर, ये आर है। अच्छा ठीक है, किसी को भी आप पी आर मान सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रश्न में सबसे पहले लिखिए कि दिया क्या क्या है, तो आप कहेंगे दिया है, क्या दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त तथा दो स्पर्श रेखाएं पी आर तथा पी एस है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त तथा क्या दिया है, एक वृत्त दे रखा है और
दो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, दो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, वो है पी आर तथा पी एस। अब इसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख दीजिए। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पी आर बराबर पी एस, पी आर बराबर में पी एस, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति, हमने क्या अपने से रेखा बना रखा है वो भी हमने यहाँ पर लिखना है, मेंशन करना है। हमने किया क्या है कि ओपी है ना, देखिए ध्यान से, हमने किया क्या है, एक तो ओपी को मिला रखा है, ओ आर को मिला रखा है, फिर ओ एस को मिला रखा है, तीनों रेखाओं को हमने मिलाया है। क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, हमने मिलाया है क्योंकि ये त्रिज्या है। अब यही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि हम क्या क्या, ओपी, ओ आर और ओ एस, इन तीनों को मिलाया, तो आप यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर दीजिए कि आपने मिलाया। अब यहाँ पर देखेंगे अगर ऐसा है तो 90 डिग्री का ये कोण हो जाएगा, स्पर्श रेखा के बिंदु है, स्पर्श रेखा के बिंदु है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि कोण ओ आर पी बराबर कोण ओ एस पी बराबर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा 90 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसा, तो लिख ही लीजिए, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, देखिए ये आपने लिख दिया, 90 डिग्री का कोण बन गया। अगर हम पी आर ओ तथा पी एस ओ, पी आर ओ इस त्रिभुज में तथा पी एस ओ इस त्रिभुज में, इन दोनों में बात करते हैं। त्रिभुज पी आर ओ तथा त्रिभुज पी एस ओ में, अब इन दोनों त्रिभुज में हम कर क्या सकते हैं, तो कहेंगे सर पहली बात तो ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी, ये जो लाइन है दोनों में कॉमन है, ओपी बराबर ओपी, यहाँ पे लिखिए उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा, ओपी बराबर ओपी है। दूसरा क्या है, ओ आर के बराबर ओ एस है, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, यहाँ पे लिख दीजिए त्रिज्याएं। ठीक है, ये दोनों बराबर है। तीसरी बात की ये दोनों कोण भी तो 90-90 डिग्री के, तो कोण ओ आर पी बराबर कोण ओ एस पी बराबर 90 डिग्री, यहाँ तक हो गया। तो अगर ऐसा है तो आप देख रहे हैं साइड एंगल साइड, साइड ये साइड, ये ये दोनों साइड, ये दोनों, ये साइड दोनों में है साइड साइड, और ये दोनों एंगल, दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। तो यहाँ पे लिखिए कि त्रिभुज पी आर ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एस ओ के, यहाँ पे लिख दीजिए साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। और यहाँ पर अब आप आराम से लिख सकते हैं कि पी आर बराबर पी एस, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, ये ही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद है अब ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अब चलते हैं प्रश्न नंबर सी पर। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तो पहले इसको बनाइए कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमने बना दिया। इसकी जो भुजाएं हैं वो 3 सेंटीमीटर हैं, 6 सेंटीमीटर हैं और 8 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए पी क्यू आर हमने दे दिया इसको नाम। ठीक है, जहां तक प्रश्न पढ़िए उसी को फॉलो करिए। आगे कह रहा है कि दूसरे त्रिभुज की भुजाएं, एक दूसरा त्रिभुज भी है और उसकी जो भुजाएं हैं क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज और बनाएंगे और ये त्रिभुज बड़ा है इसलिए इसको ए बी सी के नाम से कर दे रहे हैं, ए बी सी के नाम से कर दे रहे हैं। 4.5, 9 और 12 कर दे रहे हैं, इसको 4.5 कर दे रहे हैं, 4.5, 9 और 12 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गया।
अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये समरूप होंगे। अच्छा ठीक है, हम ये मान लेते हैं अगर समरूप होंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। समरूप अगर हम इनको साइड एंगल साइड से लें, अगर आप चीज़ यहाँ पे चीज़ ध्यान से देखें, तो आप ये कह सकते हैं कि 3, 6, 8 और 12, 4.5 और 9, यहाँ पर हम लोग साइड का यूज करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर ए बी को ले लें, ये अगर हम यहाँ पे ए बी को ले लें, तो ये हम क्यू आर को ले सकते हैं, क्योंकि 8 और 12 का रिलेशन लग रहा है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, ए बी बटे में क्या ले रहे हैं, क्यू आर, ए बी बटे में क्यू आर ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ए सी और पी आर ले लेते हैं। अभी समझ में आएगा क्यों। ए सी और पी आर ले लेते हैं, ए सी बटे में पी आर ले लेते हैं, ये भी बात सही हो गया। तीसरा ले लेते हैं बी सी बटा पी क्यू, जो बच गया है बी सी बटे में पी क्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये भी बात सही है। तो अगर हम इसको ऐसा करें, ठीक है, अगर हम इसको करें कि ये 1 है, इसको 2 एंगल ले लेते हैं, इसको 3 एंगल ले लें। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा तीनों एंगल जो हैं वो अलग अलग हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर समरूप है तो साइड एंगल साइड या साइड या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, अब आपको अगर अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, तो जाहिर सी बात है साइड की कसौटी आप लगा सकते हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया ये आपको समझ में आएगा। अगर हमने ए बी को यहाँ पे दिया, देखिए ए बी क्या है, 12 है, ये हमने लिखा 12 बटे में क्यू आर कितना है, 8। ठीक है, तो इसको आप काटिए, 4 12 और 4 दूनी 8, कितना आया। तो आप कहेंगे सर इसका मान तो 3/2 आया है। अब वहीं पे AC को ले लेते हैं, AC का मान कितना है, 9 है, और PR का मान कितना है, 6 है। तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। और उसी तरीके से B और C का मान कितना है, 4.5 है, 4.5, और PQ का मान कितना है, PQ का मान है 3। दशमलव को अगर यहाँ से हटा दें तो नीचे एक 0 लग जाएगा। 15 तिया 45, 15 दूना 30, कितना आ गया, 3/2। अब हमने ऐसा इसलिए लिया था क्योंकि आपको भी वही काम करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा रेशियो। अगर आपको इस तरीके से 2 त्रिभुज मिल जाए, इस तरीके से 3 6 2, मान लीजिए 3 6 2, अगर एक त्रिभुज ऐसा मिल जाए 6 12 4, तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई ठीक है, तो ये जो ए बी सी पी क्यू आर दे रखा है, तो आप एक चीज देखिए, 3 था ना, तो ये 3 था तो ये 6 हो गया है, 3 था तो क्या हो गया, 6, मतलब 3 का 2 गुना हो गया। मतलब ये जो ए बी है, ए बी वाली लाइन है, ये क्यू आर के बटे कर सकते हैं, ए बी बटे में क्यू आर कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर ये बी सी को ले लें, BC को ले लें, तो बटे में क्या करें, जैसे 3 का दोगुना हो रहा था, 2 का दोगुना कहीं हो रहा है 4, मतलब BC के बटे में PQ लेंगे, BC के बटे में PQ लेंगे, और इस हिसाब से यहाँ पर 3/6 हो जाएगा, यहाँ पे 2/4 हो जाएगा। इसका भी रेशियो 1/2, इसका भी जो मान है 1/2। अब बचा क्या, 6 दूनी 12, AC बटे में PR क्या हो जाएगा, 6/12 मतलब 1/2। ये आपको समझना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे ये देखा, मैंने यहाँ पे क्या देखा कि 12 और 8 का रेशियो 3/2 बन रहा है। ठीक है, उसी तरीके से 9 और यहाँ पर ये जो 6 है, इसका रेशियो 3/2 बन रहा था। 4.5 और 3 का रेशियो 3/2 बन रहा था। तो हमने देखा भाई ठीक, तो इस हिसाब से ये जो त्रिभुज बने, त्रिभुज ABC है ना, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQR के। त्रिभुज PQR नहीं होगा, RQP होगा। ABC, तो AB 12 वाला है ना, AB 12 वाला है, कहाँ गया ये, तो जाहिर सी बात है उसके साथ हम लोग 8 वाला लेंगे, तो 12 के साथ 8 लेना है, तो AB, तो यहाँ से आपने क्या लिया, RQ। इस तरीके से बनाना पड़ेगा ये। तो आप कहेंगे ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे साइड कसौटी से। आप ऐसा लिख भी सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर 4/5 हो जाता है। तो पहला हमारा काम होगा क्या कि D, हमारा ये काम होगा कि माना वह
भिन्न, हमने उस भिन्न को माना कि वह जो भिन्न है वो x बटा y है, जहाँ पर x को हम लोग अंश कहते हैं और हर को y को हर कहते हैं। हमने ये भिन्न मान लिया। कह रहा अब प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे फॉलो करिए प्रश्नानुसार। यहाँ पर लिख लीजिए प्रश्नानुसार, आप एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये प्रश्न के अनुसार काम कर रहा है। क्या कर रहे हो भाई? कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए तो 4/5। किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के हर में भी एक जोड़ दिया जाए तो वो 4/5 हो जाता है। आगे कह रहा है कि यदि अंश और हर में 5 घटाया जाए, लेकिन अगर अंश में और हर में 5 घटा दिया जाए तो वह जो भिन्न है वो 1/2 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि वो भिन्न ज्ञात कीजिए। भाई x और y का मान निकालिए, यही प्रश्न में कहा जा रहा है। ठीक है, निकालते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5x + 1 बराबर में 4y + 1 हो जाएगा। अब 5 का अंदर गुणा करेंगे, 5x + 5 बराबर 4y + 4। सबको एक तरफ लेके आते हैं, 5x - 4y + 5 - 4 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा बराबर के तो 0। 5 में से 4 गया 1। 5x - 4y, एक काम कर सकते हैं कि 0 ना करके 4 को यहीं पे रहने देते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं माइनस में। तो इधर हो जाएगा 5x - 4y बराबर में -1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 इसको बना लेते हैं। और इधर भी वही काम करेंगे, तिर्यक गुणा करिए 2 से, x - 5 बराबर में ये हो जाएगा y - 5, क्योंकि 1 है तो 1 का गुणा आप करिए चाहे मत करिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। 2 का गुणा अंदर करेंगे, 2x - 10 बराबर में y - 5 हो जाएगा। x y को एक तरफ कर लेते हैं तो 2x - y बराबर में -5, यहाँ तो है ही, -10 उस तरफ जाएगा तो +10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10x - y बराबर में क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, घटा दें। घटाने पर घटाएंगे तो मान जो है चेंज हो जाएगा। क्या है, 5x - 4y बराबर में -1 और दूसरा है 2x - y बराबर में 5। चलिए इनको घटाते हैं। घटाने पर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए 5x में से 2x घटाएंगे तो कहेंगे 3x आएगा। अच्छा, यहाँ पर अभी तो घटेगा नहीं, क्योंकि आपको पहले तो एक यहाँ से वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो पहले इस 5 का गुणा नीचे कर देते हैं और इस 2 का गुणा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, x को ही यहाँ से हटा देते हैं। 2 का गुणा यहाँ पर करिए 10x - 4 दूनी 8y बराबर है -2। 5 का गुणा करिए 10x - 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर अब आप यहाँ पे देखें तो चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। 10x से 10 कट जाएगा 0। 8y में से 5y घटाएंगे तो माइनस में 3y आएगा बराबर में, माइनस माइनस प्लस होता है तो -27 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, तो y देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 3 दूना 27। तो जो y का जो मान आया है ना, y का जो मान आया है, y का जो मान आया है वो आ गया आपका 9। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में, क्योंकि इसमें ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। 2 में रखने पर 2 में आप रखिए 2x - y का मान कितना है, 9 है, बराबर में 5। 2x बराबर 5 - 9 उस तरफ जाएगा, +9 हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 और 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। x बराबर में 14/2 मतलब 7 आ गया। तो कहेंगे कि x बराबर में 7। अच्छा, हमने जो भिन्न माना था वो क्या माना था, हमने भिन्न माना था। हमने जो भिन्न माना था वो भिन्न था, भिन्न बराबर में x/y। x का मान कितना आया है, 7 आया है, तो कहेंगे 7 बटे में y का मान कितना आया है, 9 आया है, तो बटे में क्या हो जाएगा 9। यही 7/9 हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर ई। देखिए दूसरे का जो ई है वो कह क्या रहा है, ध्यान से देखिए प्रश्नों को। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 9x² - 3x, बहुत ही आसान प्रश्न है। 9x² - 3x - 2 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए एक बात कि यहाँ पर ये जो 9 है, 9 का गुणा 2 में करिए, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इस 18 का 2 ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पर तो 18 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो अगर 6 में से 3 घटा दें
तो क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 3 आएगा। मतलब वो संख्या 6 और 3 होगा, मतलब जहाँ पर 3 है वहाँ पर हम 6 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9x स्क्वायर माइनस 3 के जगह पे हम 6 माइनस 3 लिखेंगे। 6 माइनस 3 ये x है, माइनस 2 बराबर में 0, ऐसा हम कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। आगे 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का x में गुणा करिए 3x हो जाएगा, माइनस 2 बराबर में 0। 9x स्क्वायर माइनस 6x और 3x माइनस 2, दो का पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग 3x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 3x माइनस यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 2 बराबर में 0। अब यहाँ पे 3x माइनस 2 कॉमन है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, तो कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 1 बचेगा, 3x प्लस 1 बचा बराबर में 0। तो 3x माइनस 2 बराबर 0 एक बार करिए, एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0 करिए। 3x बराबर 2, x बराबर में 2/3, यहाँ पर 3x बराबर में माइनस 1, x बराबर में माइनस 1/3। तो x के दो वैल्यू आ गए, तो आप कहेंगे कि एक है 2/3 और दूसरा है माइनस 1/3। तो ये रहा प्रश्न नंबर दूसरे का ई। अब बात करते हैं दूसरे का एफ। प्रश्न क्या कह रहा है उस पर फोकस करिए। पहले प्रश्न कह रहा है कि यदि एपी वह एपी मतलब वह समांतर श्रेणी ज्ञात करिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पहले तो आप ये जानिए कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो एपी बराबर होगा क्या, पहला पद ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी दूसरा पद है, तीसरा पद ए प्लस 2d हो जाएगा, चौथा पद ए प्लस 3d हो जाएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ता है। मतलब एक चीज तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, अगर आपसे पहला पद कहा गया तो ए, दूसरा पद कहा गया तो ए प्लस डी, तीसरा पद कहा गया तो ए प्लस 2d, मतलब जब भी आपसे जो पद कहा जा रहा है उससे एक कम ही हम यहाँ पे डी के सामने लिख रहे हैं। हमने कहा तीसरा पद, तो तीसरा पद ए प्लस 2d लिखा है, दूसरा डी। अच्छा, मैंने कहा चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद में क्या है 3d। हमने अगर कहा 16वां पद, इसका मतलब a प्लस 15d, एक कम करके लिखेंगे। अब चलते हैं प्रश्न में, हमको यही श्रेणी निकालना है, मतलब a और d का मान ही निकालना है। आप ये समझिए, कह रहा है कि प्रश्नानुसार तीसरा पद 16 है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग काम करेंगे। प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि जो तीसरा पद है, तीसरा पद मतलब a प्लस 2d, तीसरा पद a प्लस 2d बराबर 16 दे रखा है, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा बात क्या करें, सातवां पद, जो सातवां पद है, ध्यान से समझिए, सातवां पद किसके बराबर है, पांचवें पद से, पांचवें पद से 12 अधिक, 12 अधिक है मतलब प्लस 12 है। तो सातवां पद है मतलब a प्लस 6d, पांचवा पद है मतलब a प्लस 4d प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, a से a कट जाएगा, 6d में से 4d घटाएंगे, 6d माइनस 4d बराबर 12, 6 में से 4d घटाएंगे 2d बराबर 12, तो d का मान क्या हो जाएगा 12/2 मतलब 6। तो d का मान क्या आ गया 6। अगर इस d के मान को यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे लिखिए d के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर रखें तो a प्लस क्या है 2d बराबर 16 है, तो a प्लस डी का मान 6 आया है, 2 गुणे 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4, मतलब a का जो मान आ गया वो 4 आ गया और जो d का जो मान आ गया वो 6 आ गया। यही तो हमको यहाँ पे रखना है। तो कहेंगे a मतलब क्या है, a मतलब 4 है, तो यहाँ पे 4 रखिए, कॉमा a प्लस डी है 4 प्लस 6 है, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 6, फिर a प्लस 2d है मतलब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 4 प्लस 2 गुणे 6, फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस फिर क्या हो जाएगा 3 गुणे 6, यही तो हमेशा चलता जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि पहला 4 है तो दूसरा क्या है 10 है, तीसरा क्या है तो 6 दूनी 12 4 16 है, फिर उसके बाद अच्छा देखिए अंतर 6 का आ रहा है, मतलब 4 उसके बाद 6, यही डी का डिफरेंस आएगा, 4 आ गया फिर 6 4 10 आ गया, 10 6 16 हो गया, 16 6 फिर 22 आएगा, 22 6 28 आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म हल कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 में जो समीकरण दे रखा है वो एक तो दे रखा है 5x प्लस वाई बराबर में 3, और दूसरा जो दे रखा है वो 6x माइनस 5y बराबर में 1/2, ये दे रखा है प्रश्न में।
अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इस 2 का गुणा इस तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। 2 का गुणा इस तरफ कर दीजिए, तो 2 का गुणा इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12x 5 दूनी 10y बराबर में 1। अब इसको समीकरण नंबर 1 और इसको 2 मानिए और इन्हीं दोनों को सॉल्व करिए। दोनों को अच्छे से लिख लेते हैं कि 5x + y बराबर में 3, 12x - 10y बराबर में 1। तो क्या करेंगे, पहले x को हटाना है, तो आप इधर गुणा करिए 12 से, इधर गुणा करिए 5 से। 12 गुणा ऊपर, 5 के गुणा नीचे। अगर आपने ऐसा किया तो 12 पंचे 60x प्लस 12y बराबर में बढ़ते हैं 36। 5 का गुणा करेंगे 12 पंचे 60x माइनस 50y बराबर में 5। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको ज़रूरत है घटाने पर, तो यहाँ पे लिखिए घटाने पर। तो घटाइए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब प्लस हो जाएगा तो ये 62y हो जाएगा और 36 में से 5 अब आपको घटाना पड़ेगा, 31 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 31 बट्टे में 62। 31 दूना 62 होता है, तो y का मान 1/2 आ गया। इस y के मान को आप जिस भी समीकरण में ऊपर से नीचे चाहें उसमें रख दीजिए, x का मान निकल के आपके सामने आ जाएगा। हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 5x + y बराबर 3। 5x प्लस y का मान हमने 1/2 निकाला है, 1/2 निकालिए बराबर में 3। 1/2 को उस तरफ भेज दीजिए। 5x बराबर 3 माइनस 1/2, फिर 5x बराबर एलसीएम लीजिए 6 माइनस 1/2। 5x बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा 5 को इस तरफ भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? तो ठीक, हम यहाँ पे भेज देते हैं। 6 में से गया 5/2 गुणे 5 हो जाएगा, क्योंकि इस 5 को भी हमने यहाँ पर भेज दिया, इसलिए यहाँ पे x बचा और 5 यहाँ आ गया। 5 से 5 कट जाएगा, x का जो भी मान आया वो आपका 1/2 आया। तो आप ये कह सकते हैं तो x और y दोनों का जो मान आया, x का भी जो मान आया वो 1/2 आया, y का भी जो मान आया वो 1/2 आया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का अथवा वाला प्रश्न पर ध्यान से प्रश्न को समझिए। अथवा वाले प्रश्न में क्या रहा है? कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बहुत ही आसान है, पहले ध्यान से समझिए। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे ही फॉलो करिए। पहले तो एक आयत अगर दे रखा है ना, तो आयत में होता क्या है? अगर एक कोई आयत दे रखा है तो इसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अगर गुणा करते हैं तो हमारा जो क्षेत्रफल आता है वो निकल के आता है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर जो क्षेत्रफल आ गया L × B ही आ गया। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे माना है। माना क्या माना? यहाँ पे लिख लीजिए कि माना लंबाई जो दे रखा है वो L है और चौड़ाई जो दे रखा है वो आपका B है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, अब प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे फॉलो करिए। यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है सर, हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। कह रहा है कि यदि आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। कब कम होता है? जब इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। मतलब ये जो L लिखा हुआ है, लंबाई इसमें 2 मीटर हमने बढ़ा दिया, ये गुणा लिखा है, गुणा करिए। अब चौड़ाई की बात होगी, चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए, मतलब B में से 2 घटा दिया जाए। तो ये जो क्षेत्रफल था L × B, ये जो है 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। बात समझ में आया? जैसा प्रश्न का हमने वैसे फॉलो कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो पहले इस L का गुणा इस B में करेंगे तो ये हो जाएगा LB। फिर इस L का गुणा -2 में करेंगे तो -2L हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा +2 का गुणा B में करेंगे तो +2B हो जाएगा। फिर इस 2 का गुणा -2 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर में LB -28 हो जाएगा। अंक को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं, चर अचर एक तरफ कर लेते हैं। देखिए LB, फिर उसके बाद -2L + 2B, ये LB इस तरफ आ जाएगा -LB बराबर -28 यहाँ पहले से ही लिखा है, -4 उस तरफ चला जाएगा +4। इसको देखिए, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 2
माइनस में 2L प्लस 2B बराबर में 28 में से 4 घटाना पड़ेगा, माइनस में 24, समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से सेम इसी पैटर्न पर आपका अगला पॉइंट आगे कह रहा है कि यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, ये जो लंबाई है इसको अगर 1 मीटर कम कर दिया जाए, गुणा लगाइए अब चौड़ाई की बात, और चौड़ाई 2 मीटर वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दिया जाए, तो जो क्षेत्रफल है ना वो क्या हो जा रहा है, 33 मीटर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे प्लस 33 कर देंगे। सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, L का गुणा B में करिए तो ये हो जाएगा LB, फिर इस L का गुणा प्लस 2 में करिए प्लस 2L हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा B में करेंगे तो कहेंगे कि माइनस B हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा प्लस 2 में करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में LB प्लस 33। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ हमको करना है, ठीक है, अच्छी बात है, कर लेते हैं। तो ये LB प्लस 2L माइनस B माइनस LB बराबर में 33, इधर था ही माइनस 2 उस तरफ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। LB से ये LB कट जाएगा, 2L माइनस B बराबर 33 2 35 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को हम लोग क्या करें, घटा दें। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग कॉमन तो ले ही सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, क्या कि 2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा माइनस L प्लस B बराबर है माइनस 24, और इस 2 से इसको काट देंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये जो समीकरण नंबर 1 बनेगा, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, मैं जोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर प्लस B दे रखा है, यहाँ पे माइनस B अपने आप कट जाएंगे तो घटाने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 जो आया है हमारा वो आया है माइनस L प्लस B बराबर में माइनस 12, और जो दूसरा समीकरण है 2L माइनस B बराबर में 35, ये समीकरण 2 नंबर 2 है। अब इनको जोड़ना है तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कट जाएंगे, 2L में से एक L घटाएंगे तो एक ही L बचेगा, 35 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया जो है 3, और 3 में से गया तो 23। जो L का मान आया, जो लंबाई आया वो 23 आया। इस L के मान को समीकरण नंबर 1 में ही रख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कि L के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखिए, 1 में रखेंगे तो ये माइनस L प्लस B बराबर में माइनस 12 हो जाएगा, तो L का मान माइनस 23 हो जाएगा प्लस B बराबर में माइनस 12, माइनस 23 को उस तरफ भेज दीजिए तो B बराबर में 23 प्लस में हो जाएगा माइनस 12, तो B बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 11 हो जाएगा। तो चौड़ाई जो आया, तो हमारा जो लंबाई आया वो हमारा कितना आ गया, 23 आ गया, और जो हमारा चौड़ाई आ गया, जो हमने B माना था वो हमारा 11 आ गया। अब आपको पूछा क्या था, लास्ट में पूछा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब लंबाई आपका 23 है, चौड़ाई आपका 11 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 23 में गुणेंगे 253 मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। पहले प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। पहला क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 में अथवा करके 2 प्रश्न दिए रखे हैं, तो ध्यान से समझिए। करेक्ट, क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे समय, पहले तो एक 20 मीटर ऊंचा भवन बनाइए, क्या बनाइए, एक यहाँ पर बना लेते हैं, यहीं पर एक 20 मीटर ऊंचा हमने भवन बनाया, ठीक है, हमने बना लिया एक भवन जो कि 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, एक ये तल हो गया, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 20 मीटर हो जाएगी। फिर आगे कह रहा है कि अच्छा ये कहाँ से है, O से 30 अंश का कोण बना रहा है, मतलब यहाँ से ये जो कोण बना रहा है ना, ये 30 अंश का कोण बना रहा है, ये भी बता रखा है कि ये जो बिंदु है ये O है, अच्छी बात है। आगे कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, मतलब यहाँ से एक ध्वज लगा हुआ है और यहाँ से जो कोण बन रहा है ये जो है 45 डिग्री है, कितना है, तो आप कहेंगे ये जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है, अच्छी बात है, 45 डिग्री हमने बना भी दिया। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी बताइए।
ठीक है। अगर हम इसको ए मान लें, ये बी हो गया, तो ये जो बिंदु है सी हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम लोग एच मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये आधार हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हुआ, दो त्रिभुज बचा है, बना है। एक तो बना है ए बी ओ, ये बड़ा वाला त्रिभुज जिसमें थीटा 45 डिग्री है। दूसरा बना है सी बी ओ, ये जो जिसमें थीटा 30 डिग्री है। तो दो त्रिभुज हमारे सामने बन के आए हैं। इन्हीं दोनों त्रिभुज को समझते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी ओ में देखिए, अब ये प्रश्न बहुत आसान हो गया। चित्र आपने बना लिया ना, प्रश्न बहुत आसान हो गया। ए बी ओ में अब क्या करेंगे, कहेंगे tan थीटा, हमेशा tan थीटा बराबर क्या होता है, कहेंगे लंब बटे में आधार होता है। अब कहेंगे कि लंब आपका, अच्छा थीटा का मान कितना है, क्योंकि ए बी ओ में हमने लिया है बड़े वाले में, तो बड़े वाले का 45 डिग्री है, बड़े वाले क्या है 45 डिग्री है। तो tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश बराबर लंब क्या है, तो बड़ा वाला त्रिभुज है h प्लस 20 है, लंब बटे में आधार क्या है, तो आप कहेंगे आधार में आपका x हो गया। ठीक, अब tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो हमने कहा यहाँ पे 1 कर दीजिए, h प्लस 20 बटे में x का गुणा इस तरफ भेजिए, तो x बराबर में h प्लस 20 हो गया, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा त्रिभुज हमने छोटा वाला लेना है, CBO वाला लेना है, तो कहेंगे त्रिभुज CBO में, त्रिभुज CBO में भी हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। ठीक है, अच्छी बात है। थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री है, तो कहेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब आपका क्या होगा, अब तो लंब 20 ही है, आधार आपका पहले से ही x है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो कहेंगे 1/√3 बराबर 20 बटे में x, तिर्यक गुणा कर देंगे तो x यहाँ पे जाएगा और √3 यहाँ पे आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20/√3, समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी x का मान है और यहाँ पर भी x का मान है, तो समीकरण नंबर 1 बराबर 2 कर दीजिए। तो यहीं पे कर लेते हैं कि समीकरण 1 बराबर में समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे h प्लस 20, समीकरण 2 का मान कितना है 20 में √3 यहीं दे रखा है। तो अब यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा 20/√3 माइनस 20। अगर हम यहाँ से 20 कॉमन ले लें तो कहेंगे कि ब्रैकेट में क्या बचा √3 माइनस 1, तो h का जो मान आ गया वो आपका 20/√3 माइनस 1 आ गया। अगर आप चाहें तो अगर यहाँ पे √3 का मान रख सकते हैं, लेकिन रखने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपसे प्रश्न में कहा न जाए कि आप √3 का मान रखिए, तब तक रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा h का मान तो आपने प्राप्त कर लिया, ध्वजदंड की लंबाई पता हो गया, ये x का मान क्या होगा, तो x बराबर क्या है, x बराबर में 20/√3 है, यही तो x का मान है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये x का मान, दोनों मान आपको पता चल गया, यही दोनों आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 था ये। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 के अथवा वाले प्रश्न पर, यही हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहीं से प्रश्न नंबर 4 का अथवा वाला प्रश्न। अब अथवा वाला प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है, पहले वैसे हम लोग यहाँ पे इमेज बनाएंगे। इमेज के लिए मैंने यहाँ पे जगह इसको ऐसे थोड़ा सा किया हुआ है, तो यहाँ पर इमेज बनाएंगे जिससे आपको समझ में भी आ जाए। सब इमेज यहाँ रहेगा, सॉल्व वहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अथवा वाला प्रश्न देखिए कह क्या रहा है, स्क्रीन पे आपके प्रश्न पढ़िए। एक नदी के पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, है ना। देखिए ऐसे समझिए कि ये नदी ऐसे बह रही है, ठीक, और यहाँ से एक तरीके से ऐसे ऊंचा पुल गया है ऐसे। अब आप ये समझिए, अगर नदी ऐसे बह रही है तो जाहिर सी बात है कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, लंबाई होगी, और यहाँ से इस पुल की ये ऊंचाई होगी। तो इसी इमेज को मैं साधारण तरीके से बना रहा हूँ, ध्यान समझिए। समझ गए होंगे, तो मतलब ये हो गई नदी की चौड़ाई, और ये हो गई बीच से यहाँ पर, ये जो है ये हो गई उस पुल की ऊंचाई, उस ये जो पुल गया है इसकी ऊंचाई होगी। तो यही ऊंचाई कह रहा है कि ये तो 4.5 है, क्या है 4.5। ठीक है, 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है, बात समझ में आई होगी। और ये भी कहा है कि उनके जो अवनमन कोण है, एक आपका अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री का है, ये एक अवनमन कोण 45 डिग्री का है, ये ऐसे। तो अगर ये 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है तिर्यक कोण मान लेंगे तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा।
अगर ये 45 डिग्री का अवनमन कोण है तो जाहिर सी बात है ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। अगर आप देखें 2 लाइन अगर ऐसे दे रखी हैं तो ये जो दोनों कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण तिर्यक कोण कहलाते हैं। तो इस तरीके से बन गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई दे रखी है ये आपका 4.5 मीटर दे रखा है। अब दूसरी बात, अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और ये जो बीच में है D मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो नदी की चौड़ाई है वो x हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये कि अगर ये बीच वाला बिंदु है तो ये जो x है, x का मतलब क्या, ये B और C, जो B और C होगा मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो BD और DC जोड़ने पर ही आएगा, BD प्लस DC जोड़ने पर ही आएगा ये x का मान। तो आप चाहे तो x लिखिए चाहे तो मत लिखिए, आप ये समझ जाइए। ये जो BD का मान BC जो होगा, ये दूरी होगा वो BD प्लस BC के बराबर ही होगा। क्लियर है? अब ऐसे केस में करना क्या है यही आपको समझना है। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, देखें अब ऐसे समय में आपके पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये है ADB, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है वो आपका बन रहा है ADC, ये वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में tan थीटा का मान दे रखा है, लंब बट्टा आधार करना है। चलिए पहले हम लोग ADB वाले त्रिभुज में चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में हम लोग क्या करेंगे, वही जो इस तरफ किए हैं tan थीटा बराबर में लंब बटा, जब भी आपको प्रश्न मिले तो एक ही चीज करना है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिखिए tan 30 अंश का मान बराबर लंब क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ऊपर लिखिए 4.5, आधार कितना हो जाएगा, आधार B से लेकर D तक की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग BD लिख देंगे क्योंकि BD का मान हमको नहीं पता है। tan 30 अंश का मान कितना होता है, कहेंगे 1/√3 होता है बराबर में। अब यहाँ पे 4.5 बटे में क्या हो जाएगा BD हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर दें तो BD बराबर क्या हो जाएगा 4.5 √3। ठीक है, तो ये BD का मान हो गया। दूसरा, अब हम बात करते हैं ADC त्रिभुज में। त्रिभुज इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। त्रिभुज ADC में, ADC में अगर हम देखें, अब यहाँ पर भी वही कहेंगे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है, लंब 4.5 ही है, तो थीटा का मान यहाँ पे 45 है, ये समझना है। tan 45 अंश बराबर लंब आपका क्या हो जाएगा 4.5, लेकिन आधार कितना है, आधार आपका D और C हो गया, D से 45 अंश का मान 1 होता है, 4.5 बट्टे में DC, तिर्यक गुणा कर देंगे तो DC बराबर में आ गया 4.5। ये आपका जो है समीकरण नंबर 2 हो गया। अच्छा एक बात यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो D और C की जो दूरी आई है, जो लंबाई आई है वो 4.5 आ रखा है। इसका मतलब हम यहाँ पे 4.5 रख देते हैं। BD का जो मान आया 4.5/3 रख सकते हैं, इसलिए BC का मान हमको पता चल जाएगा। लास्ट में प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, कह रहा है, कहाँ गया, कि नदी की चौड़ाई, ये ही नदी की चौड़ाई है B और C। तो हम ये कह सकते हैं कि नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है, तो कहेंगे BC है, बराबर में क्या हो जाएगा BD प्लस क्या हो जाएगा DC। तो BD कितना दे रखा है, BD आपका दे रखा है 4.5 √3 प्लस ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, ये हो गया हमारा BC। तो 4.5 अगर हम लोग कॉमन ले लें दोनों में से, 4.5 यहाँ पर भी है, 4.5 यहाँ पर भी है, तो √3 + 1 बचेगा। यहाँ पर आप ये भी समझिए कि 4.5 √3 का जो मान होता है ना 1.732 होता है, 1.73 बस रख लेते हैं +1। ठीक है, 4.5 और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे गुणा तो 2.73 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो ये जब गुणा करेंगे तो ये 12.285 ऐसे आएगा, लेकिन आप 7321 रख देंगे तो जो आपके आंसर में दिया रखा है 2.294 हो जाएगा। ठीक है, तो 285 भी आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है, तो 12 के करीब आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप गुणा करने लगे सर यहाँ पे 12.285 आ गया तो सर हमारा आंसर अलग अलग नहीं होता है। अगर ये 12 के बाद एक अंक मिल गया तो मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपका चौथा समझ में आ गया होगा, दोनों के दोनों प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। बड़े ही पेशेंस के साथ इस प्रश्न को समझिए एक बार। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम मतलब मैक्सिमम गोला बनाया गया है। पहले एक बात समझिए कि अगर हम यहाँ पर एक जो है
घन बना देते हैं। पहले तो एक घन बनाते हैं, ये हमारा घन हो गया। अच्छा एक बात समझिए, अगर इससे बहुत बड़ा गोला बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके भुजा के बराबर ही उसकी त्रिज्या होगी। ये बात आपको नहीं समझ में आती है तो इस बात को रट लीजिए कि अगर किसी भी आकार से उसके महत्तम, किसी भी घन से उसके महत्तम आकृति निकाली जा रही है तो उसके भुजा की त्रिज्या बराबर होगी। इस बात समझिए। तो अगर ऐसा है तो एक यहाँ से एक ऐसे गोला बनेगा। क्या बनेगा? गोला। यही गोला हमारा बनकर सामने आएगा। लेकिन इसकी जो त्रिज्या होगी ना, ये त्रिज्या बिल्कुल बराबर होगी। ये जो त्रिज्या होगी ये बिल्कुल बराबर होगी किसके? इसके जो है भुजा के। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि त्रिज्या क्या होगी क्या नहीं, आपको समझने के लिए है क्योंकि आर का मान तो निकालना है। तो एक मिनट, तो यहाँ पर आपको यही समझना है, देखते रहिए कि यहाँ पर आपको यही समझना है कि कहा जा रहा है कि अगर एक घन है, फिर से समझिए, अगर एक घन है और इसको छीला जा रहा है, मतलब एक कारपेंटर है, इसको छील रहा है चारों तरफ से, इस तरह के इधर से छीला, ठीक है, इधर से इतना छील दिया, ये बाहर निकल के आया टुकड़ा, यहाँ पर पड़ गया, ये सब टुकड़े इसके पड़ गए, फिर इधर से छीला, ये इधर से निकल के आया, इधर टुकड़े पड़ गए, फिर इधर से छीला, ये सब निकल के आया, सब टुकड़े इधर पड़ गए, ये सब टुकड़े छितरा गए और ये जो है गोला, इस तरीके से एक गोला निकल कर सामने आ गया, ये जो इसके अंदर था। तो इसके जो बाहर का जो क्षेत्रफल, ये जो लकड़ी निकला वो क्या निकला, यही आपको समझना पड़ेगा। तो पहले क्या निकला ये समझिए, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है छीली हुई लकड़ी का आयतन, मतलब आयतन जो पूछा रहा है इसका पूछ रहा है। अब ये समझिए ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया ये समझिए। तो हम कहेंगे ये छीली हुई लकड़ी का आयतन, पहले इसको लिखिए, क्या लिखिए कि छीली हुई लकड़ी का आयतन, छीली हुई लकड़ी का आयतन बराबर आया कहाँ से, ये जो घन का आयतन था पूरा, तो यहाँ पे लिखिए घन का आयतन, घन का आयतन लिखा, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, घन के आयतन में से हमने गोला निकाल लिया। गोला जैसे ही हमने निकाला तो छीला हुआ भाग भाग गया। जैसे हमने गोला, इसमें ये जो गोला है ना यहाँ पर रख दिए, इसको गोला हमने निकाल दिया तो घन में से गोला निकल गया, बचा क्या? छीला हुआ भाग। तो जाहिर सी बात है घन के आयतन में से गोले के आयतन को घटा दीजिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। गोले का आयतन। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो अब कभी नहीं समझ में आएगा। तो ये हो गया छीले हुए भाग का आयतन। घन का आयतन में से गोले का आयतन घटा दीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है, कहेंगे भुजा क्यूब होता है, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, प्रश्न में कहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा, तो मतलब जो ए का मान जो दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, 14 दे रखा है, भुजा का क्यूब माने 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 आर। अब बात करते हैं आर की। तो आर कह रहा है कि छिलकर निकाला गया। अब जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर एक चीज समझिए कि जो ये हमने इमेज बनाया यहाँ पर इस तरीके से, इसमें से जब गोला हमने कहा कि इसकी जो व्यास होगी, इसकी जो व्यास होगी है ना, ये जो व्यास होगी इसके भुजा के बराबर होगी, मतलब ये जो व्यास मतलब 2d बराबर होगा 14 के, तो d बराबर क्या हो जाए 2r बराबर होगा 14 के, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, r का मान 7 है, इसलिए यहाँ पे 7 का क्यूब करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको आप चाहे तो इरेज करिए या तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऐसा है तो 14 का क्यूब आपको 14 गुणे 14 करिए गुणे 4/3 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 करिए, एक 7 से एक 7 काट दीजिए। तो यहाँ पर अगर आपने काटा तो यहाँ पे तो 14 का स्क्वायर 196 होगा गुणे 14, और अच्छा यहाँ पे ये माइनस होगा ना, ये आपका क्या है माइनस है। अगर ये माइनस है तो इधर क्या बचा, कहेंगे 22 जो है 44 गुणे 14 हो जाएगा और गुणे 7 हो जाएगा, माइनस 22। ठीक है, ये कट गया तो 4/3 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 7 है 3 है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 22 चौका क्या हो जाएगा 88 गुणे 7 से 49/3।
ये हमारा अब हो गया। सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा इधर भी हो जाएगा क्योंकि एलसीएम हमको लेना है 3, ठीक है, क्योंकि 3 से कुछ कटेगा तो नहीं। तो यहाँ पे 196 गुणे 14 गुणे 3 माइनस 88 गुणे 49 बटे में क्या करेंगे 3 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। आगे देखते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं बराबर 196 गुणे 14 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 8 2 3 2 आ जाएगा। माइनस लगाएंगे 88 और 49 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 2 1 बटे में क्या है कहेंगे 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। 82 32 में से 43 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे 3 9 1 1 बटे में 3। 3 से इसका भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1303.6666 आएगा, तो आप 6 7 लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जो है लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, आप लिखना है तो लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद चलते हैं लास्ट प्रश्न पर। ये प्रश्न क्या कहा है कि चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है, एक आपको चित्र हालांकि इमेज में भी दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर भी बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक चित्र दिया है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है, ये केंद्र O है और जिनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से ये जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है ये आपका 14 सेंटीमीटर है और ये जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि ए बी और सी डी चाप है। ठीक है, ये मतलब ए बी चाप है, ये सी डी चाप है। अब कह रहा है कि कोण ए ओ बी ये जो है वो 30 डिग्री है। आप डी ओ सी या सी ओ डी भी 30 डिग्री कह सकते हैं, ए बी ओ या ए ओ बी या बी ओ ए भी 30 डिग्री कह सकते हैं। कह रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब आपको अगर ये चित्र न समझ में आए तो आप ऐसे इस चित्र को एक बार समझ लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक ये वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया, ये जो केंद्र है ना ये ओ है, ये वाला। यहाँ से अगर आप देखें तो ये चाप बन रहा है, ये बन रहा है सी और डी। मतलब यहाँ पर ये जो है ये सी है और यहाँ पर ये जो है ये क्या है डी है। ठीक है, इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ता है तो यहीं पर ये जो त्रिज्या है ना ये 7-7 सेंटीमीटर के, लेकिन यही जो बड़े बड़े वृत्त पर आता है यहाँ से ये आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ता है, ये ए और बी बन जाता है और इसी भाग को क्या कर दिया गया है जो है क्षेत्र छायांकित कर दिया गया है। अब आप ये इसी बात को यहाँ से समझना पड़ेगा कि ये जो बड़ी वृत्त की त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है बस। अगर आप इस छोटे वाले वृत्त को देखें तो एक त्रिज्य खंड बन रहा है छोटा वाला, अगर आप इस बड़े वाले को देखें तो एक त्रिज्य खंड और बन रहा है ये बड़ा वाला। ठीक है, बात समझ गए। अगर ये बड़ा वाला है ये छोटा वाला है तो इस बात को समझिए कि छायांकित भाग कैसे निकालें। ये भी दोनों के लिए थीटा, बड़े वाले के लिए भी थीटा सेम है, छोटे वाले के लिए भी थीटा सेम है, मतलब थीटा का मान नहीं बदलने वाला है। अब एक बात ये समझिए छायांकित भाग निकालें कैसे, कि अगर इस ए ओ बी इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और इस छोटे वाले त्रिभुज का भी मतलब ये जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर घटा दें, तो बड़े वाले में से जैसे ही छोटे वाले को घटाएंगे देखिए क्या बचा, छायांकित भाग मिल गया। उम्मीद है यहाँ तक ये बात आपको समझ में आएगी कि ये चित्र ऐसे बना क्यों है, कहाँ से आया, कैसे हम लोगों का आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आज बात समझिए कि छोटे वाले को स्मॉल आर से लिख देते हैं त्रिज्या, और जो बड़े वाले त्रिज्या है वो कैपिटल आर से लिख देते हैं। तो यहाँ पर छायांकित भाग का यहाँ पे लिखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बड़े छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखिए, दोनों में थीटा बटे 360 पाई है, थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपको पता ही है ये जो आर का जो मान दे रखा है वो 14 सेंटीमीटर है, और जो स्मॉल आर का मान दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर है, यहीं पे मान रख देंगे। और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। बस यहाँ पर हमने मान रखा और वहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। थीटा का मान कितना है, 30 है, 30 बटे 360 गुणे पाई का मान भी रख दीजिए 22 बटे 7। आर का मान कितना है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आर का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको काट ही दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटिए 12 हो जाएगा, 2 से काटिए 2 छक्का 12, 2 से 11 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। पहले अगर यहाँ पे लिखें, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए 11 और बटे में नीचे क्या है, 6 गुणे 7, 6 से 42 होता है, तो अब 6 गुणे 7 ही अभी फिलहाल लिखिए। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है 14 का स्क्वायर मतलब 196 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49, घटा देते हैं बराबर 11 बटे 6 गुणे 7 गुणा में 196 में से 49 आपको घटाना है। अब तो 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 16 में से अगर 9 जाएगा तो 7 आएगा। यहाँ पे 8 बटा 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा, 147 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर काटें, 7 एक काट 4 12, मतलब 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 3 नौ 27, 7 से काटिए 7 से 49। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, तो कहेंगे 11 गुणे 7 बटे में 2 बचा, 77 बटे में 2 बचा 77, और 2 से इसको भाग दीजिए तो आप कहेंगे कि 2 तिहाई 6 हो जाएगा, इसको काटिए 2 तिहाई 6 1 और 2 अट्ठे 16 1 और 2 पंचे 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।